नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल का यह है लेक्चर 4। आज इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट ईयर्स पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इनकी मैंने PDF कॉपी बना दी है और उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ रिवीजन के लिए आपको वो बहुत काम आएगी। तो देखिए ये जो PDF हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। जैसे आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं पिछली जो वीडियो थी उसके PDF का लिंक दूंगा। और ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं इसका PDF आपको अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इन वीडियो की जो PDF हैं उनको ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। दूसरी बात एक और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर विश्व भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है जिसमें लगातार आपको वीडियो लेक्चर जारी किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, आप देख रहे होंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये पृथ्वी का वायुमंडल है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी, देखिए ये है हमारी पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से ये रुका हुआ है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो ये वायुमंडल यहाँ नहीं रुकेगा, ये वायु का जो आवरण है यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए वायु और गैस, इसमें अंतर है। वायु क्या होती है? वायु होती है गैसों का मिश्रण जिसमें बहुत सारी गैसें अलग अलग अनुपात में मिली हों, उसको हम वायु बोलते हैं। अब इसमें दो तरह की गैसें हैं, एक हल्की हैं एक भारी हैं। जो भारी गैसें होंगी वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होंगी और जो हल्की गैसें होंगी वो थोड़ा ऊपर होंगी, ऊपर उठी होंगी। अब ये क्या करता है वायुमंडल, इसका फ़ायदा क्या है? ये वायुमंडल पृथ्वी पर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको आने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर एक निश्चित ताप बना रहता है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसी वजह से पृथ्वी पर रहता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। अगर ये वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सूर्य से डायरेक्ट जो हीट पृथ्वी को मिलेगी उसको पृथ्वी झेल नहीं पाएगी। तो क्लियर हुआ? अब देखिए वायुमंडल है कितनी ऊंचाई तक, यहाँ से पृथ्वी की सतह से कहाँ तक है, कितनी ऊंचाई तक है? तो वैसे तो अगर हम बात करें पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन इस वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सघन वायुमंडल है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर वायुमंडल है तो सही, वायु है तो सही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विरल अवस्था में है, इसलिए वो ज़्यादा हमें महसूस नहीं होती। अब देखिए ये जो पूरा वायुमंडल है इसको दो बृहद मंडलों में बांटा गया है। बृहद का मतलब है बड़े। कौन कौन से दो मंडल हैं? एक सममंडल जिसको कहेंगे होमोस्फीयर और एक विषममंडल जिसको कहेंगे हेट्रोस्फीयर। अब सममंडल कहाँ तक है? देखिए ये जो 3 मंडल हैं नीचे के, ये ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभमंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, ये आते हैं हमारे सममंडल में। यहाँ तक है हमारा सममंडल। और ये ऊपर के जो 2 मंडल हैं कौन कौन से? एक ये और एक ये, यानी कि आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये आते हैं हमारे विषम मंडल में जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोस्फीयर। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर इसके 2 मंडलों में विभाजित है पूरा वायुमंडल। सममंडल नीचे के 3 मंडल और विषम मंडल ऊपर के 3 मंडल। अब इनको सम और विषम क्यों कहते हैं? देखिए सम और विषम इसलिए कहते हैं, 2 कारण हैं। एक तो गैसों का जो अनुपात है वो असमान है। कहाँ? ऊपर के 2 मंडलों में, इसको इसलिए असमान मंडल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फिक्स नहीं है कि कौन सी गैस किस अनुपात में कहाँ मिलेगी, जबकि नीचे जो है ये जो 3 मंडल हैं नीचे के, इनको सममंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ गैसों का अनुपात फिक्स है, निश्चित है। दूसरी बात यह है कि ऊपर का जो ये है विषम मंडल, ये असमान है, यानी ये घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जैसे इसमें आयन मंडल में बहुत सारी परत होती हैं तो वो रात में कम हो जाती हैं, दिन में फैल जाती हैं। लेकिन नीचे का जो है ये जो 3 मंडल है नीचे के, जिसको हमने कहा सममंडल, ये फिक्स है, ये नहीं बदलता, तो इसलिए इसको हम सममंडल कहते हैं। अब चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक मंडल करके। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 मंडल बताए, लेकिन वैसे ये जनरली हैं कितने? 5 मंडल हैं और 5 मंडल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी गैस है और कितनी कितनी मात्रा में है और उसका क्या क्या फ़ायदा है। यानी पहले हम जानेंगे वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल कैसे बना है, किन किन गैसों से बना है, किस अनुपात में है।
और फिर जानेंगे हम वायुमंडल की संरचना, यानी इन परतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, ये है वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस किस किस मात्रा में है वो आप देख लीजिए। ये जो पिक्चर है इसमें साफ दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा 78.08% है हमारी नाइट्रोजन, लगभग 78% मान लीजिए। 20.95% है हमारी ऑक्सीजन, लगभग 21% मान लीजिए। तो अगर आप 21 को और 78 को जोड़ दें तो 99% तो यही दो गैसें हो गई। 99% में यही दो गैसें हैं। बाकी 1% में ये देखिए दुनिया भर की गैसें हैं। आर्गन है, जीनॉन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सिर्फ 1% में है। और 1% में से भी 0.93% क्या है? आर्गन। और बाकी कितना बचा? 0.07। अगर मैं एक में से 0.93 घटा दूं तो बचा 0.07। इसमें ये सारी गैसें हैं, देखिए कितनी कम कम है ये सारी गैसें। तो इनमें से जो मुख्य गैसें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसके अलावा, गैसों के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे आपका जलवाष्प और धूलकण। इनके बारे में भी जानेंगे। पहले जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन। कितनी? 78%। याद होना चाहिए आपको, कई बार पूछा जाता है। अब नाइट्रोजन से फ़ायदा क्या है, क्यों है? देखिए, एक तो नाइट्रोजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक काम क्या आती है, ये पौधों की वृद्धि में बहुत काम आती है। पौधों को प्रोटीन और अमीनो अम्ल ये ही गैस प्रदान करती है। एक और बात है, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। कैसे रोकती है? क्योंकि देखिए, एक ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है, नाइट्रोजन है जो लगभग 78%। ऑक्सीजन की खासियत ये होती है, ये तेजी से जलाती है। अगर सपोज करो ऑक्सीजन 78% होती और नाइट्रोजन 21% होती तो क्या होता? तो ये होता कि पृथ्वी पर सब कुछ जल चुका होता है। अगर पृथ्वी पर एक बार आग लग जाती तो वो बुझती नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, नाइट्रोजन बुझाने का काम करती है। इसलिए ये अनुपात इस तरीके से बैलेंसिंग है कि कोई भी चीज़ सिर्फ जलाने पर जले, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप सब जानते हैं। इसको कहते हैं हम, ये जीवनदायिनी गैस है, मनुष्य के लिए भी और पौधों के लिए भी। देखिए ऑक्सीजन जो मिलती है हमें, ये 120 किलोमीटर तक मिलती है वायुमंडल में, और ये 21% पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। और मनुष्य सांस लेने में आपको पता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, तो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी गैस है ऑक्सीजन। ठीक, देखिए अब बात कर लेते हैं ऑर्गन की। तो ऑर्गन जो है वो तीसरी सर्वाधिक प्रतिशतता में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद 0.93 इसकी परसेंटेज है पूरे वायुमंडल में। ये एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस जितनी भी वायुमंडल में है उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है, और ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, और इसकी अधिकता से क्या हो रहा है? टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए, इसकी मात्रा को कम करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से एक सम्मेलन हुआ था जापान में। जापान में एक जगह है, एक शहर है क्योटो, आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है। 1997 में ये सम्मेलन हुआ, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया, और इसमें ये सहमति बनी, वैश्विक सहमति बनी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि पृथ्वी की सतह का तापमान ना बढ़े। इसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट गैस है इसमें आपकी ओजोन। लेकिन ओजोन के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें ओजोन की परत आएगी समताप मंडल के भीतर, वहाँ हम उसकी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो ये तो हो गई गैस। अब देखिए इसके अलावा वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जलवाष्प कितना है? देखिए जलवाष्प बहुत है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो नीचे नीचे है, यानी कि 90% जलवाष्प केवल 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। और दूसरी बात, जो आपकी विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, उस पर जलवाष्प बहुत ज़्यादा होता है, और ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प में कमी आ जाती है, जलवाष्प के कणों में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों? विषुवत रेखा पर जलवाष्प क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं और लंबवत पड़ती हैं। इस कारण से वहाँ से ही वाष्प, जलवाष्प क्या है? जल जो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, वहाँ से जल वाष्प बनकर ज़्यादा ऊपर उठता है और ज़्यादा ऊंचाई तक उठता है। इस कारण विषुवत रेखा पर जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए वर्षा भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में, जो ट्रॉपिकल एरिया है, उसी में होती। ठीक है, जलवाष्प के अलावा कुछ धूलकण होते हैं।
वायुमंडल में। इस धूल कण में भी कई सारे कण होते हैं, जैसे समुद्री नमक के कण होते हैं जो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाते हैं, वाष्प के साथ चले जाते हैं। मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, राख के कण होते हैं, धुआं होता है, पराग कण होते हैं। पराग कण क्या होते हैं? जो फूलों से निकलते हैं। इसके अलावा कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, जो उल्का पिंड बाहर से आते हैं, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। हालांकि वो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते, वो जब वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या कभी होता है कि कोई कण इतना बड़ा है वो जलते जलते कुछ हिस्सा उसका पृथ्वी की सतह तक पहुंच भी जाता है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो गैसें, दूसरी जलवाष्प के कण और तीसरी धूल के कण। और धूल के कण में ही सारी चीज़ मैंने गिनवा दी है आपको। मिट्टी के कण भी आएंगे, धुआं भी आएगा, पराग कण भी आएंगे, उल्कापिंड भी आएंगे, समुद्री नमक के कण भी आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और जो गैसें हैं, जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, उनके बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, जो आपको याद रखना। अब देखिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना। ये है वायुमंडल की संरचना, और वायुमंडल की संरचना में हम एक एक करके जितने भी मंडल हैं वो सब पढ़ेंगे। देखिए इससे पहली स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ 2 मंडल बताए थे, सममंडल, विषम मंडल। सममंडल के अंतर्गत 3 मंडल हैं और विषम मंडल के अंतर्गत 2 मंडल हैं। तो अब आप सम और विषम को भूल जाइए, हम पांचों के पांचों मंडल को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है क्षोभ मंडल, ये वाला, ये क्षोभ मंडल। ये तो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का पहला जो मंडल है, पहली जो परत है पृथ्वी के ऊपर, वो क्षोभ मंडल है। ये आपका समताप मंडल है, ये आपका मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक है क्षोभ मंडल? तो देखिए इसमें 0 से 15 किलोमीटर दिया है, लेकिन इसकी जो माप है वो ध्रुवों पर कम है और विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है समताप मंडल, ये वाला, ये है 15 से 50 किलोमीटर तक, यानी क्षोभ मंडल जहाँ खत्म होगा वहाँ से शुरू होगा और 50 किलोमीटर तक जाएगा। फिर है मध्य मंडल, ये वाला मध्य मंडल 50 किलोमीटर से शुरू होगा, 80 किलोमीटर तक जाएगा। फिर है आयन मंडल, ये वाला, ये 80 किलोमीटर से शुरू होगा और 640 किलोमीटर तक जाएगा। फिर है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल ये वाला, ये 640 किलोमीटर से शुरू होगा और 10,000 किलोमीटर तक जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 15 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है, लेकिन ध्रुवों पर कम है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ध्रुवों पर सिर्फ ये 8 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगा, विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मिल सकता है। मैंने एवरेज बताया 15। तो ऐसा इसलिए है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तेजी से पड़ती हैं, और उस एरिया में जब देखिए सूर्य का ताप आएगा नीचे, सूर्य की किरणें तेजी से आएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर की वजह से वायु गर्म होकर बहुत ऊपर तक उठेगी, और जो ये वायु है यही हमारा क्षोभ मंडल है। तो ये बहुत ऊपर तक उठती है और 18 किलोमीटर तक भी हमको देखने को मिलती है। किसी पॉइंट पर जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो उस पॉइंट पर वो जो हमारा क्षोभ मंडल है वो ऊंचा हो जाता है और वो 18 किलोमीटर तक चला जाता है। जबकि इसके विपरीत जो ध्रुव हैं वहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, और ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल है वो सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग। दूसरी बात, क्षोभ मंडल की खासियत ये है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता चला जाएगा। यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है? ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होता है। क्या? टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बादल का बनना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, चक्रवात, ये सारी घटनाएं जितने भी डिस्टर्ब होते हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं, वो सब हमारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो आप ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मौसमी संबंधित सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, आप याद रखें। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि जो विमान उड़ते हैं, जो वायुयान उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं? कई किताबों में आपको मिलेगा क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, कई किताबों में मिलेगा समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि जो छोटी दूरी के विमान होते हैं, छोटी दूरी का मतलब है जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई कोई विमान जा रहा है तो वो क्षोभ मंडल में ही उड़ेगा। लेकिन जो लंबी दूरी के विमान होते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं, जिसको मान लो मुंबई से जाना है न्यूयॉर्क, तो वो क्षोभ मंडल में ना उड़ के वो समताप मंडल में उड़ेगा। तो ये दोनों बातें भी अपने दिमाग में क्लियर रखना। छोटी दूरी के विमान अक्सर क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। देखिए क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सतह है
उसमें 1 से 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत पाई जाती है जिसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। अब ये क्षोभ सीमा क्या है? ये क्षोभ सीमा है कि जो पृथ्वी से संवहनीय धाराएं उठती हैं वो क्षोभ सीमा को पार नहीं कर पाती, वो वहीं तक जाती हैं जो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। यानी कि ऐसा मान लीजिए आप क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ये क्षोभ सीमा पाई जाती है। देखिए नीचे जो मैंने चित्र लगाया है इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये है आपका नीचे वाले चित्र में पृथ्वी की सतह से जहाँ ऊपर को चलेंगे इधर को, तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये सफ़ेद परत है, यहाँ तक ये सारा का सारा क्षोभ मंडल है। लेकिन इस सफ़ेद परत जो ओजोन की परत है, जिसके बारे में जब समताप मंडल पढ़ेंगे अगली स्लाइड में जब पढ़ेंगे, समताप मंडल में जो ये ओजोन की सफ़ेद वाली परत है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे एक पतली सी लाइन है, ये सफ़ेद परत के नीचे ये है हमारी क्षोभ सीमा। जो हमारा क्षोभ मंडल है, जहाँ ये इसकी जो ऊपरी सतह है, जहाँ ये खत्म होगा वहाँ पर ये पतली सी लाइन है, ये है क्षोभ सीमा। जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये पूरा समताप मंडल है, ये सफ़ेद वाली पट्टी भी समताप मंडल की है, के बीच की आप ऐसे कह लीजिए बाउंड्री बना रही है। तो ये क्षोभ सीमा क्या है? मैंने बताया संवहनीय धाराएं जो पृथ्वी से उठती हैं इससे ऊपर नहीं जाती, यहीं तक जाकर वो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो क्षोभ सीमा है, जो हमारी जेट पवनें होती हैं, जब आगे आप जलवायु वगैरह पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जेट पवनें, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो क्षोभ सीमा के नीचे चलती हैं, क्षोभ सीमा से ऊपर कभी नहीं जाती। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए ये है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए समताप मंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ताप होता है वो समान होता है, लेकिन कुछ जगह समान नहीं होता, मैं अभी बताऊँगा। इसकी पहले ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई कितनी होगी? जहाँ देखिए क्षोभ मंडल खत्म होगा वहाँ से शुरू होगा। मैंने क्षोभ मंडल बताया आपको एवरेज 15 किलोमीटर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ध्रुवों पर कम है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, लेकिन हम ये मान लें कि वो एवरेज 15 किलोमीटर है, तो ये 15 किलोमीटर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 50 किलोमीटर तक जाएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये समताप मंडल। ठीक, लेकिन जब इस समताप मंडल में हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 20 किलोमीटर तक तो तापमान समान रहेगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। लेकिन 20 किलोमीटर के बाद चूंकि ओजोन की परत आ जाएगी, और ओजोन की परत आने के बाद क्या होता है? टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ओजोन की परत जो है वो अपने अंदर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। दूसरी बात इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा मंडल है जिसमें मौसमी संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, यानी ये मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त है। यानी यहाँ ना बिजली गरजेगी, ना बारिश होएगी, ना बादल बनेंगे, ना चक्रवात, ना तूफान। इसलिए जो लंबी दूरी के वायुयान हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, या फिर जो जेट विमान होते हैं, जेट, वो यहीं पर उड़ान भरते हैं, उनके लिए सबसे अनुकूल दशाएँ यहीं होती हैं। ठीक है, तीसरी बात देखिए, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है और वो परत 15 से 35 किलोमीटर तक मोटी है। और इस परत की खासियत ये है, चूँकि इसमें ओजोन का संकेंद्रण होता है, तो जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, देखिए सूर्य से जो स्पेक्ट्रम आता है, सूर्य की जो पूरी वेव आती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं और विबग्योर होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सबसे खतरनाक हैं, यदि पृथ्वी तक पहुँच जाएँ तो बहुत सारे परेशानी पैदा कर सकती हैं, चर्म रोग पैदा कर सकती हैं। तो उनको ये क्या कर लेती हैं? अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। ऐसे मान के चलिए ये जो ओजोन की परत है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, जो पृथ्वी तक सूर्य की खतरनाक किरणों को आने से रोकता है। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण ये जो ओजोन की परत है ये धीरे धीरे क्षीण हो रही है, ये कम हो रही है, इसका क्षरण हो रहा है। कहीं पर ये आपको मोटी मिलेगी 5 किलोमीटर की, कहीं पर 7 किलोमीटर, कहीं पर बहुत कम हो जाती है, 2-3 किलोमीटर की रह गई है। तो इसको रोकने के लिए, इसका जो क्षरण हो रहा है, इसको जो नुकसान हो रहा है इन गैसों से, कौन कौन सी गैसों से? नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलती है? ये जो जेट उड़ते हैं ना, जेट विमान, उनसे निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूज होते हैं, उनसे निकलती हैं। तो ये बड़ी खतरनाक गैसें हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसको जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए एक 1987 में मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। और इसमें एक वैश्विक सहमति बनी कि हम इन गैसों को जो ओजोन का क्षरण करती हैं उनको कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तब भी बताया जब मैं पढ़ा रहा था आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ने से रोकने के लिए भी एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया, और एक ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, जो नीचे पिक्चर लगाई है ये है आपका ओजोन परत।
और ये पूरा है आपका समताप मंडल, यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल है और इसके ऊपरी हिस्से में क्या है आपकी ओजोन परत है। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे तब तो ताप समान रहेगा, इसलिए इसको समताप मंडल कहा। लेकिन जैसे ही ओजोन परत में एंटर करेंगे तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल है तीसरे नंबर का मंडल, ठीक, ये वाला। तो ये जो मध्य मंडल है इससे ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एक तो पहले ये देख लीजिए इसका विस्तार कहाँ तक है। तो जहाँ समताप मंडल खत्म होगा, समताप मंडल कहाँ तक जा रहा था 50 किलोमीटर तक, तो ये 50 से शुरू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा 80 किलोमीटर तक। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। ठीक, समताप मंडल में क्या हो रहा था, जो नीचे का हिस्सा था उसका, उसमें तो तापमान समान रह रहा था, जितना क्षौमंडल से मिला था उतना ही रह रहा था। लेकिन उससे ऊपर वाले हिस्से में जब हम जा रहे थे ओजोन वाले हिस्से में तापमान बढ़ता था। लेकिन यहाँ आकर 50 किलोमीटर पर आकर जो तापमान जितना है उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है बल्कि कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे हम 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये तापमान बहुत कम हो जाता है और 80 किलोमीटर पर वायुमंडल का सबसे कम तापमान हमें मिलता है, जो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पॉइंट को जहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसको कहते हैं हम मोसोपास। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस मंडल में। मोसोपास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान कितना -100 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। और ये किस ऊंचाई पर मिलता है, ये मिलता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आयन मंडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ये कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना। आयन मंडल कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से मध्य मंडल खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है। 80 किलोमीटर से शुरू होगा और 640 किलोमीटर तक जाएगा। ये है आयन मंडल, सेकेंड लास्ट। ठीक है, इसके बाद एक और बचा वायुमंडल। तो आयन मंडल को दो नामों से जानते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं इसको और इसको ताप मंडल भी कहते हैं। ताप मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये जो आयन मंडल है इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। आयन क्या होते हैं आपको पता है, आयन होते हैं ऐसे परमाणु के नाभिक जिनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो होता क्या है, पृथ्वी से, यानी कि ऐसे मान लीजिए आप, क्षौम मंडल से कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर कहाँ चले जाते हैं, वो इस मंडल में चले जाते हैं जिसको हम आयन मंडल बोल रहे हैं। यहाँ चले जाते हैं और यहाँ वो घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ सूर्य से जो तरंगे आती हैं, जो सूर्य का पूरा स्पेक्ट्रम आता है वो यहाँ आता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है मैंने पहले बताया, अल्ट्रावायलेट होती हैं और एक्सरे होती हैं, गामा रे होती हैं और विबग्योर होती हैं। और एक्सरे और गामा रे जब इन पर पड़ती हैं, परमाणुओं पर पड़ती हैं, तो क्या होता है, उनकी टक्कर से इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से निकलकर ऊपर उठ जाते हैं। और जो वो परमाणु थे, अब उनमें इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं, तो वो आयन बन गए, वो आयन के रूप में तैरना शुरू कर देते हैं इस मंडल में। इसलिए इसको हम कहते हैं आयन मंडल। और इस क्रिया को कहते हैं आयनीकरण। आयनीकरण कब हुआ, जब परमाणु जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु हैं उन पर एक्सरे और गामा रे पड़ी तो उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और वो परमाणु आयन में बदल गए। तो देखिए एक घटना और घटेगी अब, जिसको हम घटेगी तो आयन मंडल में, लेकिन देखेंगे कहाँ से, या तो उत्तरी ध्रुव से देखेंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे। जब इसको उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो इसको कहेंगे ऑरोरा बोरियोलिस, और जब दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो इसको कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। होगा क्या, सूर्य से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो आकर पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर जाएंगे। और जब वो आयन मंडल में आएंगे और इन जो ये आयन घूम रहे हैं इनसे टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा। और वो प्रकाश पृथ्वी पर सिर्फ दो जगह से दिखाई देता है, या तो उत्तरी ध्रुव से या फिर दक्षिणी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से जब इस प्रकाश को देखा जाता है तो उसको ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव से जब इसको देखा जाता है तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। तो ये भी याद रखें, ये जो घटना है, ध्रुव ज्योति की घटना भी इसको कह सकते हैं हम, प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश की घटना भी कह सकते हैं। इसके साइंटिफिक नाम ये हैं ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ये घटनाएं भी इसी मंडल में होती हैं जो कि ध्रुवों से दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मंडल की वो जान लीजिए। ये जो आयन मंडल होता है इसकी खासियत ये होती है कि इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगें वहाँ जाकर परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट कर आती हैं। तो कैसे परावर्तित होती हैं, तो देखिए पूरे आयन मंडल को 4 परतों में बांट दिया जाता है। यानी ऐसे मान के चलिए आप, जब हम तरंगों का परावर्तन की बात करेंगे तो पहले हम पूरे आयन मंडल को 4 परतों में बांट देंगे। कौन कौन सी 4 परत, एक डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। अब देखिए जो डी लेयर होता है इसमें निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। यानी यदि पृथ्वी से
निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं तो वो जो सबसे आयन मंडल की सबसे नीचे की लेयर है उसको डी लेयर बोला, उस तक जाएंगी, उससे टकराकर परावर्तित होकर वापस आ जाएंगी। लेकिन जो मध्यम और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें हैं वो ई लेयर तक जाएंगी, इससे ऊपर वाली तक जाएंगी, उससे टकराकर वापस होकर आ जाएंगी। और इसके बाद होती है एफ लेयर। एफ लेयर में क्या होता है, एफ लेयर में भी मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगें जाती हैं, परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। तो ई और एफ में दोनों में मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं। लेकिन इसके बाद एक होती है जी लेयर, सबसे ऊपर वाली। जी लेयर में सभी तरह की तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, चाहे निम्न आवृत्ति की हों, चाहे मध्यम आवृत्ति की हों, चाहे उच्च आवृत्ति की हों। सभी तरंगें, सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगें इस जी लेयर से परावर्तित होकर नीचे आ जाती हैं। अब एक चीज़ और है, उसको भी देख लीजिए। देखिए नीचे जो चित्र लगा है छोटा सा, ये नाइट लिखा है, ये डे लिखा है। देखिए होता क्या है, दिन में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आयनीकरण की क्रिया होती है। मैंने बताया जो परमाणु घूम रहे हैं उन पर एक्स रे और गामा रे टकराती हैं तो वो आयन में बदलती हैं। तो आयनीकरण होता है तो आयन, परमाणु से जब आयन बनते हैं तो वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। तो ये फैल जाता है, ये आयन मंडल जो है फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिन में ये वाली कंडीशन होती है, डी लेयर भी दिखेगी आपको, ई लेयर भी दिखेगी, एफ लेयर भी दिखेगी और F2, और आपको E1 E2 ऐसे भी दो दो लेयर दिख जाएंगी। F में भी F1 F2, इसके ऊपर जी लेयर भी दिखेगी। लेकिन रात में क्या होता है, रात में चूंकि आयनीकरण की क्रिया नहीं होती तो ये जो आयन मंडल है सिकुड़ जाता है, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें डी लेयर खत्म हो जाती है, सिर्फ ई लेयर और एफ लेयर और जी लेयर बची रहती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि रात में आपने देखा होगा, पहले जब रेडियो सुनते थे FM वगैरह लगा के, तो रात में FM साफ चलती है, रेडियो में साफ आ जाती है, दिन में उतनी साफ नहीं आती। उसका कारण ये है कि दिन में ये डी लेयर होती है और वो निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको यहीं से परावर्तित करके वापस भेज देती है। लेकिन रात में क्या होता है, डी लेयर गायब हो जाती है और फिर निम्न आवृत्ति की अगर रेडियो तरंग है तो वो सीधा जी तक जाएगी और जी से परावर्तित होकर वापस आएगी, इसलिए हमें ज़्यादा स्पष्ट आवाज़ आती है। तो क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो ई लेयर है इसका एक और नाम है, आपको इसको भी याद कर लेना है, कभी कभी पूछ लेता है। ई लेयर को हम ये रहा कैनली हेविसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनली हेविसाइड। और जो हमारी एफ लेयर है, एफ लेयर को हम एप्लेटन परत कहते हैं, एप्लेटन लेयर कहते हैं, एप्लेटन परत कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको दो नाम है, ई लेयर का कैनली हेविसाइड परत और एफ लेयर का एप्लेटन परत, ये भी आपको याद रखना। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए ये है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, यानी सबसे बाहर का ये वाला। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये ध्यान रखें कि ये जो एक्सोस्फीयर है 640 किलोमीटर शुरू होता है, यानी जहाँ पर आपका आयन मंडल खत्म होता है 640 पे खत्म होता है, ये शुरू हो जाता है। वैसे तो ये 10,000 किलोमीटर तक भी होता है, लेकिन 1000 किलोमीटर के बाद क्या होता है, ये बहुत ही विरल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसे मान के चलिए ये अंतरिक्ष के समान ही हो जाता है। तो आप वहाँ जाकर ये पहचान नहीं कर सकते कि हम अंतरिक्ष में हैं या फिर हम पृथ्वी के वायुमंडल में हैं। तो कुछ किताबों में 1000 किलोमीटर तक आपको मिलेगा, कुछ में 10,000 किलोमीटर तक मिलेगा। ठीक है, 10,000 किलोमीटर के बाद तो फिर वायुमंडल का कोई नाम निशान नहीं रहता और पूरी तरीके से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन 1000 से 10,000 के बीच में थोड़ा बहुत गैसों का कहीं कहीं मिश्रण आपको मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको 10,000 तक लिखा है। दूसरी बात, इस मंडल में जो होंगी वो हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि ये हल्की गैसें हैं, तो हल्की गैसें मैंने बताया सबसे ऊपर होंगी, तो ये जो होंगी हाइड्रोजन हीलियम वो इसी मंडल में होंगी। और तीसरी बात एक और मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, जनरली इसमें सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। देखिए जो आपकी भूस्थितिक कक्षा होती है 36,000 किलोमीटर वाली, वो भी इसी में मिलेगी। और इसके जो 1000 किलोमीटर वाली जो परत है, 1000 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पोलर सैटेलाइट आपको मिलेंगे। तो ये वैसा मंडल है जिसमें, बाह्य मंडल ऐसा मंडल है जिसमें क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अनुसंधान वगैरह करते रहते हैं और सैटेलाइट वगैरह इसमें ज़्यादातर घूमते मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सबसे पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहर का एरिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए ये हमने पढ़ लिया पृथ्वी का वायुमंडल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए। पहला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया 1993 में, यूपी आरओ एआरओ के प्री में 2014 में पूछा गया। सवाल है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो मैंने बता दिया था आपको शुरू में ही, सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है, लगभग 78%। तो इसका सवाल का जवाब होगा हमारा बी। चलिए आगे चलते। देखिए दूसरा सवाल, यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी हम चर्चा करके हैं। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। यानी कि उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश किसकी बात कर रहा है, ऑरोरा बोरियोलिस की। ऑरोरा बोरियोलिस उस घटना को कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव से देखा जाता है। तो कहाँ होती है वो घटना, आयन मंडल में होती है। तो ये रहा हमारा आंसर इसका सी। क्लियर।
अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2002 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही हैं। इधर हमने वायुमंडल के मंडल लिख दिए हैं और इधर उनसे रिलेटेड घटनाएं लिख दी हैं। अब ये कह रहा है कौन सा सुमेलित सही है। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी संबंधित घटनाएं, सही है, होता है, हम अभी पढ़ के आए। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत, होता है, हम अभी पढ़ के आए। आयन मंडल में क्या होता है, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी सही है, रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती है आयन मंडल में होती है। मध्य मंडल में क्या होता है, ध्रुव ज्योति, अभी जो पिछला सवाल करा है ध्रुव ज्योति का मतलब वही है, हमने करा था ना, ऑरोरा बोरियोलिस, तो ये मध्य मंडल में नहीं होती है घटना, ये कहाँ होती है, ये होती है हमारी आयन मंडल में। कहाँ होती है, आयन मंडल में। तो इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो सही तो ये 3 है, गलत ये नीचे का चौथा है। अब इसने कूट बना दिए नीचे। सही में ये कह रहा है पहले में 1 2 3 4, तो चौथा तो गलत है, तो ये नहीं होगा। 1 2 4 चौथा गलत है, ये नहीं होगा, यानी जिसमें 4 होगा वो गलत होगा। तो 4 इसमें भी है तो ये नहीं हो सकता उत्तर, 4 इसमें भी है, ये नहीं हो सकता उत्तर। अब देखिए 2 ऐसे हैं नीचे के ऑप्शन सी और डी जिसमें 4 नहीं है, तो डी में क्या है 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों सही है, लेकिन एक भी सही है, तो ये डी ऑप्शन को भी हम सही लगा सकते हैं। लेकिन हम जब सी पे निगाह मारेंगे तो इसमें क्या है 1 2 3, तो ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन ये है, क्योंकि 1 2 3 और तीनों बातें सही हैं, तो हम इसको लगाएंगे सी को, तो हमारा उत्तर हुआ सी। क्लियर। तो देखिए ये सवाल आईएएस प्री 1998 में पूछा गया है। ये कह रहा है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन सा मंडल पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ऊपर से नीचे पूछ लेता है या नीचे से ऊपर। ये पूछ रहा है पृथ्वी के धरातल से ऊपर यानी ऊपर की तरफ। तो पहले नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया क्या, क्षोभ मंडल, दूसरा क्या पढ़ाया था, समताप मंडल, तीसरा क्या पढ़ाया था, मध्य मंडल, चौथा क्या पढ़ाया था, आयन मंडल, और पांचवा बहिर्मंडल। इसमें सिर्फ 4 दे रखे, तो देख लेते कौन सी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, गलत है। आयन मंडल चौथे नंबर पे होना चाहिए, मध्य मंडल इससे पहले होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बी में क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल से शुरू नहीं होता, क्षोभ मंडल से शुरू होता है। सी देख लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सही है। और इसमें क्या दे रखा है इसने, समताप मंडल पहले, क्षोभ मंडल बाद में, ये भी गलत, तो इसमें सी सही हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए लास्ट सवाल है, समताप मंडल में ओजोन परत क्या कर रहा है। उत्तराखंड पीसीएस के प्री में 2002 में पूछा गया। भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता से बचाना, भूतल पर पराबैंगनी किरणों को थामना, ये है सही। मैंने बताया जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य से, उनको ओजोन की परत रोकती है। तो इसमें कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए सभी सवाल हमने कर लिए हैं और जो भी सवाल थे वो हमारे इसी लेक्चर से क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस टॉपिक से जो भी सवाल आपके आएंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखेंगे, उसका PDF डाउनलोड करेंगे, अपने पास रखेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।